my dear students. Very good morning to you, beta, and you're welcome in the online tutorial of Power Public Student. Yes, students, today topic is a very important topic, that is the galvanometer. That is the galvanometer. Galvanometer is a device which is used to measure or to detect the current in the circuit. Okay. तो स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग आज हमें समझनी है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने होंगे। ये मैंने डायग्राम ऑलरेडी यहाँ बना दिया फॉर योर कन्वीनियंस। और बेटा कल हमने एक टॉपिक किया था, दैट इज द टॉर्क। टॉर्क का मतलब था व्हेनेवर वी प्लेस करंट कैरिंग कॉइल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ओके, वही सेम जो टॉर्क का बेटा एक्सपेरिमेंट है, जो टॉर्क का कल हमने डेरिवेशन किया था, वही इसका प्रिंसिपल बने। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर? सेम लिखना है, व्हेनेवर वी प्लेस द करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क। तो वही इसका सेम हमने क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया। ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से समझना, तो डेरिवेशन तुम्हारी बहुत इजीली हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा समझने में एफर्ट्स भी मांगता है ये वाला। तो प्लीज बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली। यहाँ पर बेटा हमको सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेने हैं। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मैग्नेट्स ऐसे नहीं है, ये मैंने नॉर्थ साउथ जो मैग्नेट्स लिए ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे कर्व्ड है, सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट्स हैं। तो सबसे पहला काम है कि मुझे यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप के मैग्नेट्स लेने, नॉर्थ एंड साउथ। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल शेप लेनी है, एक सॉफ्ट आयरन लेना है सिलेंड्रिकल शेप का। उस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर मुझे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द वन सिलेंड्रिकल शेप, इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का फ्रेम डाल देना है। ठीक है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फ्रेम फिट कर देना है। तो प्लास्टिक के फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक चीज को इजी स्टेप्स में बता रखा है कि ये एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है, सिलेंड्रिकल शेप का ये सॉफ्ट आयरन कोर है बेटा। ठीक है, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक फ्रेम को फिट किया हुआ है, और उस प्लास्टिक फ्रेम के ऊपर मैंने कॉइलिंग की हुई है, मतलब अपनी वायर को उस प्लास्टिक फ्रेम के ऊपर बाउंड किया हुआ है, लपेट दिया गया है। कैसे लपेट दिया गया? सिलेंडर का सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर लिया, सिलेंडर के ऊपर फ्रेम को फिट किया प्लास्टिक के, उस प्लास्टिक के फ्रेम के ऊपर मैंने कॉइलिंग कर दी। जितनी मर्जी तुम टर्म्स दे सकते हो। ठीक है, तो और उसको फिर स्ट्रक्चर को उठा के इस दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। ऊपर स्केल है, ठीक है, और उस प्लास्टिक के फ्रेम पे मैंने नीडल सेट कर दी कि अगर फ्रेम घूमेगा तो नीडल साथ घूमती रहेगी। ठीक है, ये नीडल है जिसको हमने पाइवॉट लिखा। चलिए, इसको तुम पॉइंटर भी बता सकते हो, नीडल भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इज द सॉफ्ट आयरन कोर। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया। अब फ्रेम कौन सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर पे एक फ्रेम को फिट कर दिया, फ्रेम ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। देन ऑन द फ्रेम, फ्रेम के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, तो हमने n नंबर ऑफ टर्न्स लगा दी किसके ऊपर, ऑन द फ्रेम। तो हर चीज को मैंने वहां पर डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, सेम तुम भी कर सकते हो बेटा। मैं इससे इजी डायग्राम में नहीं बना सकता। ठीक है, तो दैट इज वेरी सिंपल डायग्राम। और उस फ्रेम को बेटा, जो प्लास्टिक का फ्रेम है उसका जो एंड है उसको मैंने यहाँ पर फिट कर दिया, और ये एक कॉइल है, इसको बोलेंगे हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पर अगर तुम करंट पास करोगे कॉइल में, जो ये वायर की कॉइलिंग की हुई है तुमने, अगर तुम करंट पास करोगे तो इसमें टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क क्रिएट होगा तो मतलब ये नीडल आगे चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही तुम करंट को ऑफ करोगे तो बेटा ये नीडल यहीं पड़ी रहेगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन जब भी हम मीटर को देखते हैं तो मीटर की नीडल वापस आ जाती है। जैसे तुम स्पीडोमीटर की बात करते हो या कोई भी मीटर की बात करते हो तो हमेशा नीडल वापस आती है। ठीक है, जैसे तुम सर्किट ऑफ कर दो नीडल वापस आ जाता है। तो वो नीडल वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि उसके नीचे ये स्प्रिंग लगा होता है। इसको बोलते हैं बेटा हेयर स्प्रिंग, सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग भी बोल देते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट। हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्ड होगा तो दैट मींस हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो रीडिंग्स को अच्छे से नहीं ले पाएगा, मतलब एक्यूरेसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो टू बी मोर एक्यूरेट वी शुड टेक सॉफ्ट आयरन स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन स्प्रिंग है, जैसे जैसे ये ऊपर की कॉइल रोटेट होएगी वैसे वैसे ये नीचे वाला स्प्रिंग टाइट होता जाएगा। ठीक है, जब तुम करंट ऑफ कर दोगे तो ये स्प्रिंग उल्टा घूम जाएगा खुद और इस कॉइल को वापस लेकर आएगा। ठीक है, मतलब अगर करंट के कारण जो टॉर्क क्रिएट हुआ और कॉइल ने 4
अपनी रोटेशंस कंप्लीट कर ली, 4 चक्कर लगा लिए, तो उसकी नीडल को वापस लेकर आने के लिए उल्टे 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे कॉइल को। तो उल्टे 4 चक्कर कौन लगवाएगा? उल्टे 4 चक्कर लगवाएगा ये सब जो टॉर्क के टाइम पे टाइट हो जाता है, करंट ऑफ करने के बाद जब वो ढीला होता है, लूज होता है, तो वो एंटी टॉर्क मतलब टॉर्क से उल्टा टॉर्क पैदा करता है और कॉइल की नीडल को वापस लेकर आता है। समझ आ गया वो इतना कि ये जो स्प्रिंग लगाया गया है किस लिए लगाया गया है? नीडल को वापस लेकर आने के लिए। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये ऑपोजिट टॉर्क मतलब एक एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ये ऑपोजिट टॉर्क बनाता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा, एक तो मैंने ये इसमें एक मेन पॉइंट था ये हेयर स्प्रिंग का जो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ द हेयर स्प्रिंग इन द गैल्वेनोमीटर। तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटी टॉर्क। और ये क्या काम करवाता है? ये अपनी जो पॉइंटर है, पॉइंटर को क्या करता है? वापस लेकर आता है, पोजीशन को रिगेन करवाता है, ठीक है? तो अगर मैं इसका बेटा टॉप व्यू डायग्राम देखता हूं, दैट इज द टॉप व्यू डायग्राम। टॉप व्यू डायग्राम में तुम क्या समझ पाओगे? ये समझ पाओगे कि जैसे बेटा टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? M_I_A_B sin थीटा। ये फार्मूला होता है टॉर्क का जो हमने कल किया था, ठीक है? अब इस फार्मूले के अंदर मैं इस थीटा को कांस्टेंट कर दूंगा, बार-बार ये चेंज ना हो। अगर थीटा कांस्टेंट हो जाए तो मेरे लिए टॉर्क का फार्मूला और इजी हो जाएगा। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए, CM सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लिए हैं। टॉप व्यू चेक करना बेटा, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ये भी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर का तुम्हें टॉप नजर आ रहा है, यहाँ पर तुम बेटा ये टॉप देख पा रहे हो, ये वाला टॉप देख पा रहे हो, ठीक है? उसके ऊपर ये जो विड्थ है, ये कल तुम्हें याद होगा ना कि कल तुमने क्या किया था? कल तुमने कुछ ऐसे किया था कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये एक कॉइल थी जो रोटेट होती थी, तो ये उसकी विड्थ थी W, ये उसकी लेंथ थी L। याद करो बेटा कल वाले केस को। कल भी मैंने टॉप व्यू डायग्राम बनवाया था, तो टॉप व्यू डायग्राम क्या था बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये विड्थ थी W, ये इनवर्ड फोर्स था, ये आउटवर्ड फोर्स था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये फोर्स इनवर्ड था, ये फोर्स आउटवर्ड था। याद करते रहना, ठीक है? ये विड्थ थी W और ये एरिया वेक्टर था बेटा, दिस इज द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर था, देख सकते हो इस एरिया वेक्टर को अच्छे से? तुम्हें चेक, हाँ क्लियर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यस, ये बेटा जो एरिया वेक्टर था, इस एरिया वेक्टर में और अगर जो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है उसके अंदर जो एंगल था वो था थीटा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ जो थीटा होता है, थीटा किसका एंगल होता है? थीटा एंगल होता है एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल था थीटा। मैं इस थीटा को ही कांस्टेंट करना चाहता हूँ, तो मैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर और एरिया वेक्टर में काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, ये W जो टॉप व्यू डायग्राम कल वाला डायग्राम है, आज का डायग्राम नहीं, ये भी कल करवाया था, ये भी कल करवाया था। ये विड्थ थी, ये वाली विड्थ कहाँ पर है? ये विड्थ, दिस इज द विड्थ, दिस इज द लेंथ। ये जो विड्थ है, ये बेटा विड्थ, ये W, ये विड्थ है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये जो तुमने विड्थ ली, इसका ये रहा एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये विड्थ है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है? इसी विड्थ की लाइन में तुम्हें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी मेरी नोट से साथ, और जब ये वाली विड्थ घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर तुम 90 डिग्री पे रहता है एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर बन जाएगा। समझ आ रहा है ना अच्छे से? ये इसका एरिया वेक्टर बन जाएगा। अब इस विड्थ की लाइन में तुम्हें एक और मैग्नेटिक लाइन मिल जाएगी, ठीक है? ये देखो, ये फिर से तुम्हें एक और मैग्नेटिक लाइन मिलेगी, बिल्कुल इसी के अलोंग, इसी की स्ट्रीट, ये लगा लो इसी की लाइन में, सेम लाइन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, उसी के साथ तुमने इसको अरेंज कर दिया। तो अगेन अगर तुम देखते हो तो इसी ये जो एरिया वेक्टर है और इसी लाइन में से, इसी विड्थ में से एक मैग्नेटिक लाइन भी पास हो रही है, तो फिर से उन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाली लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ में जा रही है, इसके बीच में और एरिया वेक्टर में एंगल 90 हो गया। जब ये
विड्थ ऐसे थी तो मैग्नेटिक लाइन भी ऐसे वाली ले ली तुमने जो उसमें से पास हो रही थी, तब भी मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया 90। तो बेटा इस डायग्राम में हमने यहाँ पर लिख दिया है ड्यू टू दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियस में से पास होती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियस में से पास होती है, ठीक है। ऐसे जो स्ट्रेट जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें बार-बार एंगल चेंज होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट है, ये वाली लाइन देखो ये स्ट्रेट है, अगर ये ऐसे है, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो मैं इसको सीधा कर दूं ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे होने के कारण ऐसे जा रही है, मतलब हर रेडियस में से तुम्हें कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो ड्यू टू दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द कॉइल थीटा विल रिमेन कांस्टेंट दैट इज 90, मतलब इसमें तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 90 डिग्री का थीटा होगा। ये चीज ध्यान रखना, अगर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो इस केस में मेरा ये टॉर्क क्या रह जाएगा, LIA। समझ आया? मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया, मैंने यहाँ पर सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लिया कि मुझे ये जो मेरी कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल के अलोंग हर बार कोई ना कोई लाइन मिल जाए जो बिल्कुल उसके ऊपर से होकर निकलती है, ठीक है। तो हर बार मुझे कोई ना कोई लाइन मिल रही है जो उसको टच करके निकल रही है, और उसको टच करके निकलती है उसी की डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर में जो एंगल रहता है वो 90 है, ठीक है। इसलिए वो थीटा हमारा फिक्स हो जाता है किस केस में, रेडियल और सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के केस में। समझ आ गया बेटा? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों कर रही है? बेटा ये कट नहीं करती, एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो ऐसा होता है। देखो अगर ये वाली कॉइल ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए तो ये भी नॉर्थ होगा, ये सब मतलब हर जगह तुम्हें कोई ना कोई लाइन जरूर मिलेगी। और बेसिकली क्या होता है, ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, ये लाइन ऐसे आ रही होती है, ऐसे ये लाइन ऐसे आ रही होती है लाइक दिस, कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, कोई भी रूल यहाँ पे वायलेट नहीं होता, ठीक है, सब सेम रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है बेटा, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सारा कुछ लिखेंगे, अब इसकी डिस्क्रिप्शन वर्किंग सब लिखेंगे, बट फटाफट से डायग्राम बना लो, मैं डायग्राम रफ कर दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए, यहाँ तक अच्छे से अपना कंप्लीट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो में समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा से थोड़ा रिप्ले कर लेना वीडियो को, कि अगर ये कॉइल, अगर ये मैग्नेट सिलेंडर की शेप में है तो तुम्हें हर लाइन में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी जो इसके अलोंग जा रहा होगी, मतलब इसकी विड्थ के। अगर विड्थ ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे मिल जाएगी, अगर विड्थ ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे मिल जाएगी, अगर विड्थ ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे मिल जाएगी, हर बार तुम्हें मैग्नेटिक लाइन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी शेप तुमने कैसी कर दी, सिलेंड्रिकल rather than straight। स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट होती तो सीधी सीधी लाइन होती है, ये घूम गई है, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, हर डायरेक्शन में लाइन है। तो समझ आ गया होगा ये बेटा, जिसके दो प्रिंसिपल होते हैं, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, वर्किंग लिखते हैं, डायग्राम तुम बना लीजिए तब तक, और फिर मैं इसको रफ करूं और आगे डिस्क्रिप्शन लिखवा सकूं, ठीक है। Yes, now start galvanometer। डायग्राम ऑलरेडी हम बना चुके थे, आज सिंपल हमें इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते थे डेफिनेशन से। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द galvanometer। It is a device which is used to sense or measure electric current, which is used to sense or measure electric current। डेफिनेशन के बाद जो पॉइंट है, that is the principle I hope you all know about it, principle of the galvanometer। Here is the first principle, whenever, मैं सिंपल लिख देते हैं, current carrying coil placed in magnetic field, current carrying coil placed in a magnetic field experiences torque। This is the first principle of galvanometer, and there is a second principle of the galvanometer is
write down the second principle of the galvanometer. Radial magnetic field. Radial magnetic field. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हेल्प करता था? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे थीटा को कांस्टेंट करता था, जिससे हमारे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी और बार-बार टॉर्क चेंज नहीं होता। These two are the principle. After that description बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन जो आता है, बट इसको एज इट इज ही लिख कर आना, कुछ चेंजेस मत करना है। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में लिखे इट हैज अ coil wound on a frame. It has a coil wound on a frame. Wound, एक फ्रेम के ऊपर हम उसे वाउंड करते हैं coil को। Wound on a frame, and this metal frame fixed around, and this metal frame fixed around the soft iron core cylinder. Soft iron core cylinder. Full stop. I repeat, it has a coil wound on a frame, and this metal frame fixed on a soft iron core cylinder. Full stop. Now it is free. To rotate about its axis. Now it is free to rotate about its axis. Full stop. It is fixed with hairspring. Which creates counter, or you can write anti counter, and you can write anti also torque, counter torque या फिर anti torque you can say, which creates counter torque when coil rotates. ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर था। इस सिलेंड्रिकल आयरन कोर पे एक फ्रेम लगाया गया था। उस फ्रेम के ऊपर हमने वायर की बाउंडिंग करी थी, वायरिंग करी थी यू कैन से, और उसके जो एंड था, फ्रेम का जो एंड था, वो नीचे एक हेयर स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया गया, फिक्स कर दिया गया। और ये हेयर स्प्रिंग क्या काम करता था? ये काउंटर टॉर्क या एंटी टॉर्क क्रिएट करता था अपने अंदर। कब करता था? जब ये वाली कॉइल रोटेट होती है। इसके रोटेट होने से ये वाला स्प्रिंग टाइट हो जाता है। टाइट होने का मतलब इसके अंदर एक टॉर्क रिस्टोर हो जाता था। ठीक है, जैसे ही तुम करंट ऑफ करोगे तो ये कॉइल को वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता था, जिसको हम बोलते हैं एंटी टॉर्क। व्हाट इज पॉइंट? इसके बाद लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखना, दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉइल इज फ्री टू रोटेट इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। Here magnetic field was radial. This coil is free to rotate in a radial magnetic field created by a cylindrical magnet. Created by a cylindrical magnet. और फिर से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, द रोटेशन इज मेजर्ड बाय एन पॉइंटर और स्केल। द रोटेशन इज मेजर्ड बाय एन पॉइंटर और स्केल। यहाँ पर ये स्केल होता था, ये इसका पॉइंटर है। व्हाट दिस पॉइंट? जो हमारे पास मेजरमेंट होगी वो स्केल से और पॉइंटर से होगी, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे वर्किंग।
वर्किंग में लिखेंगे when current is allowed, when current is allowed to flow in the coil। वर्किंग में हमें क्या क्या लिखना है, जैसे जैसे हमने जो समझा था कि हमारा डायग्राम कैसे वर्क करता है, कैसे टॉर्क बनता है, कैसे एंटी टॉर्क बनता है, वो सारा हमें अपना वर्किंग में लिख देना है। जितना हमने समझा था सारा कुछ लिखना है। तो जब वर्किंग तुम लिखोगे तो हर पॉइंट को, हर वर्ड को ध्यान से लिखना, सोच कर लेना। When current is allowed to flow in the coil, जैसे ही करंट अलाउ करेगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा तो कॉइल में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, टॉर्क। When current is allowed to flow in the coil which is kept in the magnetic field, which is kept in the magnetic field, comma, a fixed torque is created, a fixed torque is created in it, a fixed torque is created in it, full stop। Due to this torque, due to this torque, when coil rotates, due to this torque, when coil rotates, then hairspring gets tightened up, then hairspring gets tightened up, टाइट हो जाएगा, tightened up। पैराग्राफ चेंज कर लें, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे वर्किंग। This creates an anti-torque, this creates an anti-torque or counter-torque, this creates an anti-torque or counter-torque in a hairspring, anti-torque or counter-torque in a hairspring, comma, this anti-torque keep increasing, this anti-torque keep increasing with rotation of the coil, at a certain point, full stop के बाद, at a certain point both become equal, और both become equal को डबल अंडरलाइन कर लेंगे। At a certain point both become equal to each other and rotation stop, and rotation stop, this rotation can be measured by scale, this rotation can be measured by scale। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन, और ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो मैंने अभी बताया कि एट अ सर्टेन लोकेशन, एट अ सर्टेन पॉइंट these two torques become equal, दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तभी ये नीडल क्या है एक सर्टेन पॉइंट पर जाके रुकेगी। ये वाला टॉर्क जो करंट के कारण टॉर्क क्रिएट हो रहा है इनसाइड द कॉइल, और इस कॉइल की रोटेशन से एंटी टॉर्क क्रिएट हो रहा है इनसाइड द स्प्रिंग। ये दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, इसकी रोटेशन स्टॉप हो जाएगी, देन यू कैन टेक द रीडिंग फ्रॉम द स्केल। नाउ हैव अ लुक फॉर द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से हमें एक पॉइंट पता चल जाएगा क्या कि रेडियल फील्ड और जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि एज वी नो टॉर्क इनसाइड द कॉइल, टॉर्क इनसाइड
the coil due to current I, due to current that is, कितना टॉर्क क्रिएट होगा कॉइल के अंदर ड्यू टू करंट, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू 90 NPIA sin थीटा। बट हम यहाँ पर लिखेंगे बट ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बट ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा थीटा कांस्टेंट कर देता है। कितना थीटा कर देता है? बट ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा विल बिकम कांस्टेंट, थीटा विल बिकम कांस्टेंट, दैट इज 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज, इससे हमें पता चलेगा कि फाइनल टॉर्क हमारे पास कितना रह जाएगा। तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास NBIA, ये टॉर्क हो जाएगा। ये वो टॉर्क है बेटा जो किस पे क्रिएट हुआ है, ये वो टॉर्क है जो हमारे ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट हो गया नॉर्थ, ये जो कॉइल है, जो कॉइल में रोटेट होना है, इसके अंदर टॉर्क बनना है, ये वो टॉर्क है। लेकिन जो एयर स्प्रिंग है उसका टॉर्क अभी लिखना बाकी है, उसका भी टॉर्क लिखेंगे, फिर दोनों को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि बैलेंस होने पर ही हम इस स्केल में रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जब बैलेंस होगा तब हम रीडिंग ले सकते हैं। इसलिए मैंने उस लाइन को अंडरलाइन करवा दिया कि बैलेंस होगा तभी तुम कैलकुलेशन करोगे, दोनों को इक्वल रखे, दोनों के टॉर्क को क्या करोगे, इक्वल रखोगे। इसका टॉर्क तो निकल गया, हम जानते हैं इसका टॉर्क निकालना, अभी एयर स्प्रिंग का टॉर्क निकालते हैं। तो यहाँ तक लिखने के बाद इसके आगे लिखिएगा suppose hairspring has torque constant K, suppose hairspring has a torque constant K, कैपिटल K लिखेंगे कि मान लेते हैं कि इस hairspring का जो torque constant है वो है K, and deflection will be recorded, and deflection will be recorded deflection will be recorded in angle phi, मतलब phi एंगल जितनी डिफ्लेक्शन हुई है जो हमने कहां से रिकॉर्ड करी है, जो हमारा इस पे पॉइंटर लगा हुआ है, उस पॉइंटर का हमने एंगल चेक किया तो कितना एंगल तुम्हें मिला वहां पर phi। तो phi एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? phi एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन, मतलब ये पॉइंटर कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है रीडिंग बता रहा है। तो डिफ्लेक्शन हमने ले लिया phi और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना ले लिया है K, K is what? K is the hair spring torque constant है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, भाई इसका ये कांस्टेंट है, मुझे पता है K से 1 डिग्री, ये जो K टॉर्क क्रिएट होता है 1 डिग्री एंगल रोटेट होने से इतना टॉर्क क्रिएट होता है। तो 5 डिग्री एंगल रोटेट होने से कितना टॉर्क क्रिएट होगा? K into 5। अगर ये मेरी नीडल 1 डिग्री एंगल मूव होती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन द केस अगर ये K है तो इसका मतलब मेरी ये डिफ्लेक्शन हो रखी है 1 डिग्री। व्हाट दिस पॉइंट मैंने टोटल डिफ्लेक्शन कितनी दिखा दी यहाँ पर 5। तो दैट मींस टोटल टॉर्क इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं काउंटर टॉर्क या फिर एंटी टॉर्क, तो वो एंटी टॉर्क बनेगा K into 5। पॉइंट इज क्लियर टू यू? नाउ राइट डाउन, पहले अपनी लाइन पूरी कर लेंगे। सपोज हियर स्प्रिंग हैज अ टॉर्क कांस्टेंट K, और उसके बाद हमने लिखा डिफ्लेक्शन विल बी इन एंगल phi, then counter torque created by spring, then counter torque created by spring will be equal to K phi, counter torque created by spring will be equal to K phi। अब इस स्प्रिंग के कारण कितना टॉर्क बना? K phi टॉर्क बना। कैसे पता चला कि टोटल एंगल पॉइंटर ने कितना मूव किया phi और इसका कांस्टेंट कितना था K। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो K किसके लिए होता है? बेसिकली 1 डिग्री के लिए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टॉर्क पता चल जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी लिख चुके हैं कि जितनी ये कॉइल रोटेट होएगी उतना ही ये
स्प्रिंग टाइट होगा, टाइट होने का मतलब उतना ही ये अपने अंदर कौन सा टॉर्क, एंटी टॉर्क क्रिएट करेगा। तो दैट मींस इसकी रोटेशन पर ही इसका टॉर्क डिपेंड है, इसलिए इसी की रोटेशन, इसकी रोटेशन को कौन मेजर कर रहा है? आंसर है इसकी रोटेशन को मेजर कर रहा है ये फाइनल कि कितने डिग्री से मूव कर रही है। पॉइंट इज क्लियर? तो इसी की रोटेशन को इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ एट बैलेंस्ड कंडीशन, नाउ एट बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या होगी कि इस पॉइंट के अंदर बनने वाला टॉर्क और इस हेयर स्प्रिंग के अंदर बनने वाला टॉर्क, दोनों के दोनों टॉर्क बैलेंस हो चुके हैं। तो बैलेंस होने के कारण क्या हो जाएगा? एंटी टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनसाइड द कॉइल। एंटी टॉर्क कितना है? K5। टॉर्क इनसाइड द कॉइल कितना है? NBIA। तो यहां से मैं अगर I की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू K5 NBA। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इसमें मुझे क्या चीज समझ आ रही है कि सारा कुछ तो कांस्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू K इज व्हाट? K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हेयर स्प्रिंग कांस्टेंट, N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, B इज व्हाट? B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया ऑफ द कॉइल। बचा क्या? फाई। फाई एंगल इज नॉट अ कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा कि पॉइंटर कितना मूव कर, जरूरी नहीं है फिक्स वैल्यू पे मूव करे, कभी कितनी मूव कर सकता है, कभी कितनी। ये डिपेंड करेगा कितने अमाउंट में तुमने करंट पास किया है इस गैल्वेनोमीटर में, कि इस कॉइल के अंदर कितना करंट आया, ये कॉइल में कितना टॉर्क क्रिएट हुआ, वो सारी मेजरमेंट कौन कर रहा है? फाई कर रहा है। तो दैट मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। खुद सोच कर देखना कि जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा एंगल बनेगा, जितना ज्यादा करंट पास करोगे पॉइंटर उतना ज्यादा आगे तक जाएगा, जितना ज्यादा पॉइंटर आगे तक जाएगा उतना ज्यादा एंगल फाई बनेगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से तुमने ये I की वैल्यू निकाली और इससे तुम्हें ये भी समझ आ गया कि दिस इंप्लाइज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो ये इतना बड़ा कांस्टेंट क्या होता है? तो आंसर है इतने बड़े कांस्टेंट को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कैपिटल G। कैपिटल G का मतलब होगा दिस इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, ये सारी गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशंस हैं। ध्यान से देखो क्या गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन है? K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट which is fitted inside the galvanometer, N is the number of turns on the coil, B is the applied magnetic field, strength of the applied magnetic field, A is the area of the coil. This is the specification of the galvanometer. That's why this is known as the galvanometer constant. That's okay. Yes, now here I have written this constant KNBA as the all constant quantities and known as galvanometer constant represented by G। तो इससे ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I is equal to G5। Now write down sensitivity of galvanometer। Sensitivity of galvanometer, there are the two types of the sensitivity. First is the current sensitivity, current sensitivity क्या होगा? बेसिकली कितना एंगल मूव होती है, जो नीडल है वो कितना एंगल मूव होती है पर यूनिट करंट। एंगल पर यूनिट करंट इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? IS, कैपिटल IS से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। S मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया सेंसिटिविटी के लिए, तुम करंट चेक कर रहे हो। फाई एंगल पर यूनिट करंट इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। Similarly, you can see and you can write voltage sensitivity. First of all, write down current sensitivity, then write down voltage sensitivity.
अच्छा, अगर तुम्हें छोटा सा डिफाइन भी करना पड़ जाए तो कैसे करोगे? एंगल या फिर क्या लिख सकते हो इसको? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी ऐसे लिखेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। Now write down voltage sensitivity, deflection per unit voltage, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? voltage sensitivity को Vs से, deflection per unit voltage. This is the voltage sensitivity, this is the current sensitivity. अब कितना एंगल कितने करंट पे बनता है? करंट सेंसिटिविटी कितना एंगल या कितने डिफ्लेक्शन कितनी वोल्टेज पर आ रही है? दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। Now write down factors affecting, that is a very much important question for 2 marks. Factors affecting current sensitivity for better sensitivity of galvanometer. Factors affecting current sensitivity for better sensitivity of galvanometer. Point number 1, number of turns should be large. Number of turns should be large. अच्छा, ये कैसे निकाला होगा? सोच सकते हो, यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लें सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए कि ये इन्होंने कैसे लिखे होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालता हूँ तो बेटा कितनी आ जाएगी? फाई की वैल्यू बताना, NBA डिवाइडेड बाय K, आई भी रहेगा इसके साथ आई, और इस फाई को यहाँ पे पुट कर दूं अगर मैं विच यहाँ से मैंने फाई की वैल्यू निकाली क्योंकि मेरे को यहाँ फाई नजर आ रहा है, मैं फाई पुट करना चाहता हूँ, तो इस फॉर्मूले में से फाई की जो वैल्यू निकाली है इस फॉर्मूले में पुट अप कर दो। तो करंट सेंसिटिविटी क्योंकि तुम फैक्टर्स लिखना चाहते हो तो फैक्टर्स के लिए पहले बता दो कौन से फैक्टर्स आने वाले हैं। N, B, A, I, K, I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, ये कैपिटल स्मॉल का चक्कर नहीं है तो स्मॉल इधर में कैपिटल लिख दो, यहाँ पे मैंने स्मॉल ले लिया था, यहाँ कैपिटल ले लिया। नाउ क्या रह जाएगा? करंट सेंसिटिविटी किस पे आ जाएगा? NBA, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया ऑफ द कॉइल लार्ज होना चाहिए तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और स्प्रिंग कांस्टेंट लेस होना चाहिए, मतलब हमारा स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा उतनी ही सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट मींस द, अब हम लिख सकते हैं, अब ये तुम्हें मैंने पॉइंट बता दिया, तो इस पॉइंट के बेसिस पे हम ये आंसर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लार्ज। समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लार्ज क्यों बताया जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी लार्ज। एरिया भी कैसा होना चाहिए? कॉइल का लार्ज होना चाहिए। तो इस चीज को तुम भी लिख लेना कि ये क्वेश्चन हम कैसे लिख रहे हैं, ये चीज तुम भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, K शुड बी स्मॉल। अब ब्रैकेट में लिखेंगे कि K स्मॉल क्यों होना चाहिए? K शुड बी स्मॉल, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर सॉफ्ट हेयर स्प्रिंग, for soft hair spring value of K will be small. For soft hair spring value of K will be small. Very good. Now last question, factors affecting voltage sensitivity. तो ये क्वेश्चन मुझे खुद करके दिखाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बने। क्या इसके अंदर मैं Vs को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। जो तुम वायर लोगे, जो कॉइल लोगे, उस कॉइल की क्या कुछ रेजिस्टेंस भी होगी? क्यों? कॉइल किसका बना होगा? वायर का। मेटल वायर होगी, कोई भी कॉपर वायर है या जो भी तुम ले रहे हो, सिल्वर तो ले नहीं सकते, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी कितनी? हाँ। अब देखो कर क्या रहा हूँ मैं, क्यों मेरे रेजिस्टेंस पे आ गया एकदम से? क्योंकि मेरे को यहाँ पे वोल्टेज नजर आ रही है, और जब भी मेरे को वोल्टेज नजर आती है ना तो 90% क्या होता है कि मेरे को ओम फ्लो नजर आने लगता है।
जब मैं वोल्टेज को देखता हूँ तो मेरे माइंड में ओम्स लॉ जाग जाता है एकदम से। तो उस ओम्स लॉ के लिए मैं सोचने लग गया कि करंट तो ऑलरेडी है मेरी कॉइल के पास, कितना आई करंट तो ऑलरेडी है मेरी कॉइल के पास, तो इस कॉइल का अगर कुछ रेजिस्टेंस भी होगा तो मैं V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, I into R। तो देखते हैं एक बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर आ जाते हैं Vs में, फाई की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, तो Vs को क्या लिखेंगे, फाई की वैल्यू है N V A K I डिवाइडेड बाय V, डिवाइडेड बाय V को IR लिख दूं। अगर डिवाइडेड बाय V को IR लिखूंगा तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा ये बताना ये क्या बन गया, दिस इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बन गया तो Vs इज इक्वल टू व्हाट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कैसा बना ये, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट रेसिप्रोकल बना, ध्यान से देखना, ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के ऊपर है, बाकी वैल्यूज नीचे है, इसके अंदर बाकी वैल्यूज ऊपर है, के नीचे है, ऑपोजिट 1/g और इनटू में 1/, ये तो अब इसके बेसिस पर तुम्हें फैक्टर्स अफेक्टिंग गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बतानी है कि अब इसमें एक ही फैक्टर है, कुछ नहीं है, बाकी सब उसमें भी था, इसको हटा दोगे तो बाकी सब उसमें भी था, सिर्फ एक R आ गया इसके अंदर। तो रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैसा प्रोपोर्शनल है, तो आंसर है कि रेजिस्टेंस के ऊपर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दैट इज द वेरी मेन पॉइंट कि गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी को बेटर करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। पर रेजिस्टेंस कम कैसे किया जा सकता है, मेरी नॉलेज कहती है रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ द वायर अगर मैं कम करूंगा तो मुझे पता है नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे कॉइल के, अगर लेंथ कम कर दी तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हो गए तो सेंसिटिविटी वीक हो जाएगी। तो मैं लेंथ के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया जो मैं वायर लूंगा कॉइलिंग के लिए उसका थोड़ा सा एरिया ज्यादा ले लूंगा, मतलब थोड़ी वायर मोटी ले लूंगा बस, बाकी कुछ नहीं होगा, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी हमारी मच बेटर हो जाएगी। दैट्स इट। तो यही था आज का टॉपिक गैल्वेनोमीटर।